खंजर वाली भूतनी। बहुत समय पहले की बात है। पुराने खंडहर में एक भूतनी रहती थी। वो भूतनी लोगों को डराकर मारा करती थी। उसे ये करने में बड़ा ही मजा आता था। कितने बेवकूफ होते हैं ये इंसान। डरपोक कहीं के। जरा सी फूंक मारो और हवा में फुर्र। भूतनी कई सालों से लोगों को डराकर मारती रही और धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम होने लगी और अब ये कमजोर हो गई थी और किसी को भी मार नहीं पाती थी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जाना चाहती इस दुनिया से। काला साया, शैतानों के देवता, मेरी मदद करो। भूतनी के पुकारने पर शैतानों का देवता काला साया उसके सामने आ जाता है। तो चाहे तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन सकती है। कैसे काला साया, बताओ मुझे। काला साया एक खंजर भूतनी को देता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। ये क्या किया तुमने साया? इस खंजर पर तुम्हारा खून लग गया है। अब तुम जिस भी इंसान को इस खंजर से मारकर उसका खून पियोगी, तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। पर याद रहे, ये खंजर तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। हाँ, मैं ये याद रखूंगी साया। तुम फिक्र मत करो। मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी। उसी रात अनिल नाम का एक लड़का अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था। तभी उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखती है जो ठंड से कराह रही होती है। अरे माई, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, अब क्या बताऊं। मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अनिल को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। माई, आप मेरे घर चलो। कल मैं आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। भला हो तेरा बेटा, चल। अनिल उस बूढ़ी औरत को अपने घर लाता है और दरवाजा बंद करता है। माई, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। बूढ़ी औरत जो झुककर खड़ी थी एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है और एक बड़ी ही भयानक आवाज में कहती है, भूख? भूख तो लगी है बेटा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं पीऊंगी तेरा खून। वो औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो उस खंजर से अनिल की गर्दन पर वार करती है और उसका सारा खून पी जाती है। अब मैं बन जाऊंगी और भी शक्तिशाली। वो भूतनी अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद घर में अनिल का भाई विजय उसकी लाश देखता है और रोने लगता है। ये जिसने भी किया है, मैं उससे जरूर बदला लूंगा भैया। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी और वो खून पीने वाली चुड़ैल का कहर पूरे शहर में बढ़ गया। सभी उसे खंजर वाली चुड़ैल के नाम से जानने लगे। वो भेष बदलकर लोगों से मदद मांगती। मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हाँ माँ जी, चलिए। माँ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है। यहाँ तो आगे जंगल है घना। जंगल है तभी तो तेरा खून मजे से पी पाऊंगी। भूतनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस औरत के गले पर वार करके उसका सारा खून पी जाती है और अपनी शक्तियों को और बढ़ाती है।
शहर में अब कोई किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचता था। किसे पता कब खंजर वाली रूप बदलकर वार कर दे। विजय को यकीन हो जाता है कि उसके भाई का खून भी खंजर वाली ने ही किया है। वो एक बाबा के पास जाता है और इस समस्या का हल पूछता है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से भूतनी के बारे में पता लगाते हैं। उसके जाने का वक्त आ चुका था, इसलिए इंसानों का खून पीकर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है ताकि उसे इस दुनिया से जाना ना पड़े। बाबा, इसका कोई तो इलाज होगा। इलाज है, मैं अपनी तंत्र विद्या से उस भूतनी को यहाँ बुला सकता हूँ, पर तुम्हें उस खंजर से उस भूतनी पर वार करना होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई का खून उसने पिया है। बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से उस भूतनी को बुलाते हैं। क्यों रे बाबा, तू कब से इतना ज्ञानी हो गया जो मुझ जैसी शक्तिशाली भूतनी को बुलाने की हिम्मत कर ली? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? देख, तेरी मदद करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस लड़के का मृत शरीर चाहिए जिसमें खून की एक बूंद भी ना हो। मैं तंत्र विद्या के लिए इसके शरीर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया ताकि तू इसका सारा खून पी जाए। बहुत अच्छा काम किया बाबा तूने। आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विजय आंखें बंद कर जमीन पर पड़ा होता है। भूतनी उसके पास आकर उसका खून पीने के लिए जैसे ही खंजर उठाती है, बाबा मंत्र पढ़कर राख उसके चेहरे पर फेंकता है। बाबा, ये क्या किया तूने? बच्चे, ये क्या किया तूने? विजय भूतनी से खंजर छीनकर उसके गले पर वार करता है और भूतनी के शरीर से जितने भी लोगों का खून पिया था सब बहने लगता है और वो भस्म हो जाती है। इसी तरह विजय बाबा के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। लालची चुड़ैल। चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू? तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहा होगा। हाँ हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया तब ही बच पाया। बधाई हो, बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई।
तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैं मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो। अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा। फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है। इनमें से चुन ले जो तेरा प्रियवर है। चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तो शैतान है,
बच्चा बन के रहेगा, इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गुंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी, प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा। रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा। रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो। फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है।
किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थीं, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वही पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है? ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा,
तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही दो रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी। बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था।
ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी, इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ।
पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है। ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। गर्ल्स हॉस्टल में स्कूल। बहुत समय पहले किसी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जहां कॉलेज पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक दिन उस हॉस्टल में अमेरिका से मोनिका नाम की एक NRI लड़की रहने के लिए आई। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। कितने दिन के लिए? जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब मोनिका बाकी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन मोनिका रात के समय अपने रूम में सोने ही लगी थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने बाहर आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह तो कोई नहीं है, और वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सोनिया ने कहा, मैं तो जल्द ही यह हॉस्टल छोड़कर कहीं रहने चली जाऊंगी। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ, यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानती? ये हॉस्टल हॉन्टेड है। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले इस हॉस्टल की जगह पर एक तांत्रिक था जो काले जादू के इस्तेमाल से आत्माओं को कैद करता था। कहते हैं वो तांत्रिक मर गया, लेकिन वो आत्माएं आज भी भूत बनकर यही भटकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तांत्रिक आत्मा हॉन्टेड? ये सच है मोनिका, हम सब जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। भूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनिका ने बाकी लड़कियों की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई और वो उठकर बैठ गई। लगता है वो भूत फिर आ गया।
उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है वो भूत ही मुझसे डर गया। ये कहकर मोनिका जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। ये किसकी परछाई है? वो परछाई के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो परछाई की तरफ जा रही थी, परछाई उससे दूर होती जा रही थी। फिर अचानक परछाई बहुत बड़ी हो गई। ये परछाई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई है किसकी? ये सोचकर वो परछाई की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो हॉस्टल की खुली छत पर आ गई। खुली छत पर आते ही परछाई गायब हो गई। ये परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो, उसे जहाँ जाना था चली गई, मैं जाकर सो जाती हूँ। और ऐसे एक बार फिर मोनिका हॉस्टल में रात को होने वाली हलचल को अनदेखा कर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब वो हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, तब सोनिया ने कहा, मोनिका, हमने नया हॉस्टल देख लिया है, हम सभी कल सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोग सच में ये हॉस्टल छोड़ के जा रहे हो? हाँ, यहाँ रहे तो हमें वो भूत मार देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोनिका, वो सब हमें नहीं पता। हम कल सुबह यहाँ से शिफ्ट होंगे। अगर तुम्हारा मन बन जाए तो तुम भी आ जाना। एक बार फिर मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक बहुत बड़ा और भयानक भूत उसके सामने आ गया। मोनिका, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? अचानक इतने डरावने भूत को अपने सामने देखकर मोनिका डर गई। तुम कौन हो? और मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? मैं भूत हूँ और कोई दरवाजा हम भूतों को नहीं रोक सकता। भूत! 2 दिन से मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम इंसानों की तरह हम भूत भी असली होते हैं, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें भूतों से मिलवा ही देता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। भूत ने मोनिका का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। भूत मोनिका को साथ लेकर जमीन के अंदर बने एक पुराने खंडहर में आ गया। मेरे घर में स्वागत है। बताओ क्या लोगी, शेर का खून या इंसान की खोपड़ी? मुझे कुछ नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो प्लीज। हिंदी में बात कर डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि बहुत होते हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से,
हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे? हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा।
ए छोटू देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया, तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हा? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा, अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा।
कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को। रश्मि मर चुकी है कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात?
कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला, इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है, अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव, बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर?
मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता मुझे माफ करना, बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे।